हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम करेंगे अपनी साइकोलॉजी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है 1100 से 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। आज हम करेंगे उसका पार्ट नंबर 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो पर विजिट करके एक बार वीडियो जरूर देखें, ताकि जो हमारी साइकोलॉजी की जो हमने 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है वो आपकी कंप्लीट हो सके। ठीक है साथियों, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नंबर 4। साथ के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी जो क्लासेज हैं सी टेट, टेस्ट टेट, DSSB, KVS या फिर इससे रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। ठीक है साथियों, अगर आपने को साइकोलॉजी आपकी अच्छी है तो आप इसे रिवीजन टाइप में भी अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए करते हैं शुरुआत की अपनी क्लास नंबर 4। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा की अवापत्ति होती है ए अनुकरण द्वारा, बी संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, सी उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, या ऑप्शन डी क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा इसमें। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। ठीक है, स्किनर जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है हमारा। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है ए पर्यावरण, बी आनुवंशिकता, सी जीन, या डी होमोस्टेसिस। तो माता पिता से जुड़े वंशजों में स्थानांतरित होने वाले से क्या बोलते हैं ना, आनुवंशिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 154। बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन ए असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। ऑप्शन सी है सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। या ऑप्शन डी है सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास एक दूसरे क्षेत्र से के विकास से संबंध रखता है। तो बिल्कुल जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चाहे कोई सा विकास हो, वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ऑप्शन बी है बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। ऑप्शन सी है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पठान क्रमात्मक है। या ऑप्शन डी अनुदेशों को तैयार करते समय शिक्षक को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो आज का आंसर क्या होगा साथियों, आपने चुन लिया होगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 156। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम यानी कि तैयारी कर रहा है। वह डैश अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए आंतरिक रूप से, ऑप्शन बी बाह्य रूप से, ऑप्शन सी सक्रिय रूप से, या ऑप्शन डी बौद्धिक रूप से। तो उसे क्या, मोहित को क्या है, बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो वो क्या है इसलिए बीएड कर रहा है। तो वो क्या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसलिए वो बीएड की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 157। अधिगम सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। ए अनुरूपित शिक्षण, बी पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, या ऑप्शन डी छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना,
ऑप्शन सी निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, या ऑप्शन डी अधिगम की कमियों का पता लगाना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। तो जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका यही उद्देश्य है, जिससे कि बच्चों की जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जा सके। प्रश्न नंबर 159 है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है। ए अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, ऑप्शन बी मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना यानी अधिक से अधिक बढ़ाना, ऑप्शन सी है मानव व्यक्तित्व का समग्र प्रकृति, या ऑप्शन डी शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। देखिए साथियों, इनमें सबसे सटीक आंसर लग रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन ए अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, ताकि जो बच्चों के अंदर जो कमियां हैं उनको निराकरण किया जा सके और उनका मूल्यांकन ठीक प्रकार से किया जा सके। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 160 है हमारा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना को, बी सहयोग की भावना को, सी प्रतिद्वंदता की भावना को, या ऑप्शन डी तटस्थता की भावना को। तो क्या अच्छे अध्यापक की यही खूबी होती है कि वो बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 161 है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन बी, देखिए साथियों, अगर आपने पहले कभी सीटेट का एग्जाम दिया है तो जो एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक अच्छा अध्यापक कौन सा होता है, अच्छा अध्यापक की क्या भूमिका होती है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा एक सुविधाकर्ता की। ठीक है, तो वही इसका आंसर है, यही सुविधाकर्ता सुलभकर्ता एक ही होता है। ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर, तो आपका यही ऑप्शन आंसर रहेगा। ठीक है, आपने ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 162, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ए विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, ऑप्शन बी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ऑप्शन सी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ऑप्शन डी तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो साथियों, अगर एक अच्छा अध्यापक है तो उसे क्या है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा इनमें से जो सी और डी और बी सी और डी पार्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है आपका पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी है केवल वातावरण का, या ऑप्शन डी है केवल अनुवांशिकता का। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए कक्षा के बाद शिक्षक को मिलने की सलाह दी जाए, ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सबसे अच्छा उत्तर क्या रहेगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 165 है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। ए टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रोवेल ने, या डी मोंटेस्टी ने। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोवेल ने। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन ए बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संकेत मिलता है कि किसी प्रकार के अधिगम नहीं हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। ऑप्शन सी है अधिगम के स्तर पर अधिगम भावात्मक कारकों से नहीं प्रभावित नहीं होता, या ऑप्शन डी है अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। तो इसका आपका सबसे सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता,
या डी इनमें से कोई नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, या डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपने देख लिया होगा, द्रुतगामी विकास का नियम। प्रश्न नंबर 169 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ए भाई बहन एवं अध्यापक, बी अध्यापक एवं साथी, सी साथी एवं माता पिता, या ऑप्शन डी माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, प्रश्न नंबर 170 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए 11 से 18, बी 18 से 24, सी जन्म से 6 वर्ष, या डी 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है हमारा 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 171 है, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ए निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी योगात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 172 है, एक बालक जब का बौद्धिक विकास अनुकूलन और डैश से संबंधित है? ए अभिज्ञान, बी मानसिक निरूपण, सी समझौता, या डी समायोजन। तो किसका किसका अनुकूल संबंधित है, अनुकूलन और समझौता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 173 है हमारा, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ए विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उसके समूह के सभी साथी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 174 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हम एक बार इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, बुद्धि। जो हमने इस साइकोलॉजिस्ट के नाम और उनके द्वारा प्रतिपादन किए गई थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसमें ये क्वेश्चन हमने अलग से आपको पॉइंट आउट करके भी बताया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 175, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ए बौद्धिक आयु में व्यतिक्रमी संबंधित, बी कालानुक्रमित आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, सी कालानुक्रमिक आयु से व्यतिक्रमी संबंधित, डी बौद्धिक तथा कालानुक्रमित आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कालानुक्रमिक आयु से व्यतिक्रमी संबंधित। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 176 है हमारा, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ए कैटल ने, बी किलफोर्ड ने, सी थर्स्टन ने, या डी स्पीयरमैन ने। तो ये दिया था कैटल ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 177 है, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने प्रयोग किया। तो पेवलोव ने किस पर प्रयोग किया था? इसका हम बिना देखे भी अगर हमने थ्योरी जो पढ़ी है तो इसका आंसर हम बिना देखे दे सकते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुत्ते पर। पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 178 है हमारा, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ए विश्लेषणात्मक, बी मुक्तंत, सी समस्या समाधान, या डी अपसारी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणात्मक। ठीक है, इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 179 हमारा, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ए विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, बी भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है,
या ऑप्शन सी परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, या ऑप्शन डी व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 180 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित कार्य है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, ऑप्शन बी अधिक शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, ऑप्शन सी विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या ऑप्शन डी पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए उसे अपने साथियों को पढ़ाने के लिए कहना। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 181, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई। तो इसका आंसर हम बिना देखे भी दे सकते हैं। ये की गई थी सबसे पहले जो थ्योरी आती है हमारी प्याजे की, तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया प्याजे के द्वारा, जीन प्याजे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 182 हमारा, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? ए स्किनर से, बी थॉर्नडाइक से, सी हैगार्टी, या डी थर्स्टन। तो किससे संबंध है? इसका संबंध है थर्स्टन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, इसका आंसर है हैगार्टी से, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 183, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है? ए थर्स्टन, बी स्टैनले हॉल, सी स्किनर, या डी फ्राइड। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह है स्टैनले हॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 184 आपका, अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? ए मुख्य नियम, बी गौण नियम, सी मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, गौण नियम। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 185 आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? ए छूकर विधि, बी सुनकर सीखना, सी करके सीखना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें? करके सीखना जो है वो हमारी अधिगम करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से आदत होती है? ए संवेदनात्मक क्रिया, बी मूल संवेदनात्मक क्रिया, सी पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आदत क्या होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 187 हमारा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन, सी स्किनर, या ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी थर्स्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 हमारा, बच्चों को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसने ठहराया था? ए प्याजे ने, बी पेवलोव, सी कोहलर, या ऑप्शन डी स्किनर। तो किसने ठहराया था? ए प्याजे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189 हमारा, थ्रिस की कमी के साथ बी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। ए माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद, सेकंड है आपका के लिए काम के निचले स्तर। शायद ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट करें इस वाले क्वेश्चन में। सी है आपका ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की, ऑप्शन डी है विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 190 आपका, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी अमेरिका में, या डी जमैका में। तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बी जर्मनी में। गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के जो 3 जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका क्या नाम था? तो आप ये कमेंट करके बताएंगे। चलिए 2 हम बता देते हैं।
व्लादिमीर कोफका। इसके अलावा तीसरा आप खुद अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 191 है, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है ए अंश से पूर्ण की ओर, बी एक तरफ से अंश की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर, या डी बीच की ओर। तो किस में दिया जाता है समग्रवाद में? पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 है, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? ए प्रकारवाद, बी संरचनावाद, डी समग्रवाद, और डी है व्यवहारवाद। कौन सा मानता है? बी संरचनावाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मानव रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? तो आप इसके जेबी वाटसन का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस जो कुछ भी बताया उन्होंने इसी में बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194 है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? ए क्षेत्रीय भ्रमण विधि, बी पर्यटन विधि, सी प्रयोगशाला विधि, या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी विधि है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय भ्रमण विधि। इसमें बच्चा सबसे अच्छी तरीके से सीख सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 195 आपका, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? ए सामाजिक गतिविधियों में, बी सामाजिक मूल्यों के विकास में, सी सामाजिक नियमों में, या डी सामाजिक सुधारों में। तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक मूल्यों के विकास में, ठीक है। प्रश्न नंबर 196 है, प्रजातांत्रिक मूल्य एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है? ए समाजमिति विधि, बी वाद विवाद विधि, सी सामाजिक अध्ययन विधि, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वाद विवाद विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ए कहानी विधि, बी वाद विवाद विधि, सी सामाजिक विधि, या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक कक्षा में कहानी विधि जो है वही अपनाई जाती है। इसके अलावा वाद विवाद और समाजमिति विधि अपर प्राइमरी में कराए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198 है, छात्रों का उनके पफ के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश है। तो ये आप ऑप्शन में इनको रख के देखेंगे, बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता, घटाता घटाता, या घटाता प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों को उनके पफ के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उन्हें आत्मसम्मान को घटाता और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 आपका, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य, या परिपक्व व्यक्ति। तो क्या समझना चाहिए? 199 का आपका सही आंसर क्या रहेगा? तो उन्हें मनुष्य समझना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है? ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 से वयस्क तक, या ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष, या ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है साथियों। तो साथियों, ये थी हमारी जो हमने 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, उसका पार्ट नंबर 4। आशा है ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपने इस पार्ट के माध्यम से हमारे जो साइकोलॉजी की सीरीज है उसका खूब आनंद लिया होगा। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लगी अपना लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आपको जो भी इस वीडियो में कमियां लगी हैं और जिनको सुधारने की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा जो भी साथी आपके टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ठीक है साथियों। चलिए, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।